नमस्कार, मैं हूं आलोक मेहता। मेरी पहचान है मेरा भारतीय होना, और उपनिषदों में कहा गया है कि हम सारे विचारों को खोल कर रखें, अपने दरवाजे बंद न रखें। दिल से यदि बात करें तो सब इसी तरह की बात सोचना चाहते हैं, और हम इस कार्यक्रम में ऐसी हस्तियों से ही मिलवाना चाह रहे हैं जो दिल से बात कह सकते हैं, जो महान हस्ती जिनको कहा जाता है। और हमारे आज सबसे ख़ास मेहमान हैं डॉक्टर कर्ण सिंह, जो महाराजा हैं, जो राजदूत रहे हैं, जो मंत्री रहे हैं, जो देश के शीर्ष पदों पर रहते हुए भी चुनाव, ज़मीन की लड़ाई भी लड़ चुके हैं। डॉक्टर कर्ण सिंह जी, आपका इस कार्यक्रम में स्वागत है। और इसीलिए दिल से जो बात कहते हैं, तो हम ये चाहते हैं कि सफलता की बात तो सब करते हैं, और ख़ास करके आप महाराजा भी रहे और मंत्री भी रहे, राजदूत भी रहे, लेकिन दिल से आपको लगता है कि संघर्ष क्या आपने नहीं किया है? जो लोग समझते हैं कि हम ज़मीन की लड़ाई लड़े हैं, आपने संघर्ष किया या नहीं किया? देखिए आलोक जी, ऐसा है कि जीवन स्वयं में एक संघर्ष है, और मुझे नहीं लगता कोई ऐसा व्यक्ति हो जो बिना संघर्ष के आगे बढ़े। इसमें कोई शक नहीं। एक संशोधन छोटा सा मैं कर दूं, मैं महाराजा था नहीं, मेरे पिताजी महाराजा जरूर थे, लेकिन मैं जब आपको तो कम उम्र में 18 वर्ष में ही राजकुमार बालिग हुआ की तरह से, तो उस वक्त परिवर्तन हो चुका था। तो मैं रीजेंट बना, पिताजी ने पहले भेजा, उसके बाद फिर मैं चुना गया सदर रियासत। पहली बार, पहले और आखिरी सदर रियासत 13 साल रहा। 18 वर्ष की उम्र में? 18 वर्ष की उम्र में। तो उससे पहले भी संघर्ष बचपन में होता रहा। फिर मुझे कुछ तकलीफ़ हो गई थी। मैं 18 साल की उम्र से पहले मैं 18 महीने पलंग में रहा था। आश्चर्य की बात है। और अमेरिका में मुझे जाना पड़ा इलाज करवाने के लिए। तो वो भी एक बड़ा मैंने वो पिताजी परिवार के लिए तो था ही, मतलब और भी जो आपके चाहने वाले रहे होंगे। हाँ, और देखिए हमारा परिवार भी बड़ा मुख्तसर था। पिताजी और माताजी और मैं, ना कोई भाई, ना कोई बहन, ना कोई चाचा, ना कोई ताया। और फिर परिवर्तन ऐसा उस वक्त हो रहा था राजनीति। लेकिन ये बात तो 1948 के आसपास की? जी हाँ, मैं तो 1947 में ही चला गया था, जब ये कबायली हमला हुआ कश्मीर पे। उस वक्त मैं व्हील चेयर में था। आपको आश्चर्य होगा, मैंने लिखा है अपनी जीवनी में, आपने पढ़ी होगी। और उसके बाद 18 साल की उम्र में मैं वहाँ बन गया राज्यपाल, समझिए। उस वक्त राज्यपाल, पहले तो रीजन था, फिर सदर रियासत था, राज्यपाल था 18 वर्ष के लिए। उसमें भी संघर्ष बहुत सारा रहा। ये सारा कांड जो शेख अब्दुल्ला का हुआ और किस प्रकार से परिवर्तन हुआ। अभी अभी मेरा पत्र व्यवहार पंडित जवाहरलाल जी से छपा है जी, आपने पढ़ा होगा, उसकी बड़ी चर्चा भी हो रही है। लेकिन आप तो नेहरू जी को कड़वी बातें भी लिख देते थे, दिल की बातें भी लिखते थे। तब भी हमारे वो राजनीतिक गुरु थे, तो हम ये कभी कभी धृष्टता करते थे। जो मैं वस्तु स्थिति होती थी जम्मू कश्मीर में, उसके विषय में मैं निधड़क होकर उनको। और आपके पिताजी से भी, महाराजा हरि सिंह जी से भी कुछ मतभिन्नता दिखती थी, ऐसा लगा? हाँ, पिताजी और पंडित जी की तो खैर बहुत ही आपस में विरोध था। और लेकिन नेहरू जी ने आपको, मतलब जैसे कहते हैं कि मानस पुत्र की तरह से आपको ऐसा, हाँ ऐसा समझिए। लेकिन मैं तो बचपन से ही 14-15 वर्ष से ही मैंने पंडित जवाहरलाल नेहरू की किताबें पढ़ी, डिस्कवरी ऑफ इंडिया, ऑटोबायोग्राफी। तो उस पुराने जो एक निज़ाम था, पुराना जो सिलसिला था, उसके प्रति तो हमारी श्रद्धा थी नहीं। तो ये स्वाभाविक था कि पिताजी का और हमारा वैचारिक भिन्नता होती। फिर परिस्थितियां भी ऐसी हो गई। तो ये सारा एक समझिए संघर्ष ही रहा, और अभी तक भी जम्मू कश्मीर में। उसके बाद आप चुनाव भी लड़े लगातार, मतलब 5-4 वहाँ चुनाव लड़े, फिर आप तो लखनऊ में भी चुनाव लड़े। तो आपको वो भी तो संघर्ष के क्षण आप कहेंगे? हाँ, वो भी संघर्ष के क्षण है, क्योंकि एक अटल बिहारी वाजपेयी जैसे नेता के सामने भी आपको खड़ा कर दिया गया। मतलब अपनी रियासत में आप उधमपुर में जीत सकते हैं। और डट के हमने मुकाबला किया, बड़ा आनंद आया उसका। तो वैसे जीवन में आलोक जी ऐसा है कि जब तक कुछ चुनौतियां नहीं होती हैं, तब तक व्यक्तित्व उभरता नहीं है पूरा, बिना चुनौतियों के। अगर बिना चुनौतियों के ही जीवन चलता रहे, तो उसमें फिर आवश्यकता नहीं होती है कि जो आंतरिक शक्ति है उसकी अभिव्यक्ति हो।
लेकिन जब चुनौती आती है, जब संघर्ष होता है, तब भगवत कृपा से जो अंदर शक्तियाँ होती हैं वो जागृत होती हैं। और उसी के कारण मैं समझता हूँ कि जीवन में बहुत सारी चीज़ें हमने देखी, जैसे आपने कहा। लेकिन जैसे आप नेहरू जी, फिर श्रीमती इंदिरा गांधी, मैंने जिनके साथ आपने, राजीव जी के साथ आपने काम किया, हाँ। सोनिया जी के साथ काम, आपको लगता है नेहरू परिवार के साथ जो आपका जी हाँ, एक अपनत्व जो बना रहा, एक वो तो संघर्ष में कैसे, मतलब जिसको कहना चाहिए कि जी हाँ, उनके संघर्ष में और आपके संघर्ष में? ऐसा है ना कि वो लोग, पंडित जवाहरलाल नेहरू भी तो मूल कश्मीर के ही थे, तो कोई ना कोई हमारा लगता है कि आध्यात्मिक संबंध कहिए कि क्या प्राचीन संबंध रहा। और पंडित जी एक हमारे पीढ़ी के लिए बहुत आदर्श जैसे व्यक्ति थे। हम गांधी की पीढ़ी के नहीं थे, हम जवाहरलाल नेहरू की पीढ़ी के थे, तो बहुत प्रोत्साहन उनसे मिला। और फिर इंदिरा जी तो बड़ी बहन की तरह थी, हम 10 साल उनके मंत्रिमंडल में रहे, साथ ही बैठते रहे। जब बांग्लादेश का कांड हुआ, सबसे बड़ा संघर्ष, तो भारतवर्ष का सबसे बड़ी विजय तो बांग्लादेश का युद्ध हुआ, जहाँ हमने केवल इतिहास नहीं बनाया, भूगोल भी बनाया, वो भी सारा हमने देखा। उसके बाद इमरजेंसी का कांड आया, उसका भी एक अपना एक अद्भुत परिस्थिति थी। उसके बाद फिर राजीव गांधी पायलट थे, हम इंडियन एयरलाइंस के जब मंत्री थे, पायलट थे, उनको तो बचपन से हमने देखा। जब पहली बार मैं मिला तो राजीव 7 वर्ष के थे, संजय 5 वर्ष के थे। उनको तो अपने सामने, आंखों के सामने बढ़ते हुए देखा। सोनिया जी की जब शादी हुई तब भी हम वहाँ थे। और राजीव बहुत प्रगतिशील और बड़े अच्छे सौम्य व्यक्तित्व था उनका। मैंने इंदिरा जी का जाना और राजीव जी का जाना, राजीव सबसे जी का दुखद जो जाना, अध्याय इंदिरा जी का जाना भी बड़ा भयंकर हुआ इतने वर्षों के बाद। लेकिन राजीव की तो अभी आगे, एक प्रकार से उनका तो सबसे अच्छे वर्ष तो उनके आगे थे। उस समय में उनका आधी रात को वहाँ श्री परमबदूर में ले जाने का क्या अर्थ हुआ, समझ नहीं आई। उनके जाने से बहुत मुझे दुख हुआ। मैं उसके पश्चात सोनिया जी ने एक तरीके से कमाल किया, किसी को आशा नहीं थी। आलोक जी, मैं बताऊं आपको कि जिस प्रकार से सोनिया गांधी ने एक बिखरती हुई कांग्रेस को, एक टूटती हुई कांग्रेस को फिर से पुनर्इकट्ठा करके जागृत किया, ये तो एक राजनीतिक चमत्कार है। मैं मानता हूं। तो आपने संघर्ष में जिस तरह हमने से ये सारा देखा, संघर्ष और सारा- चुनौतियां जो हैं, ये सबसे बड़ा सबक देती हैं। और जैसा डॉक्टर साहब कह रहे हैं कि चुनौतियां जब तक आती हैं तब दिल की बात और अधिक सामने आती है। हम डॉक्टर कर्ण सिंह के साथ बातचीत को जारी रखेंगे और तब बताएंगे कि उनकी ज़िंदगी में संगीत का क्या महत्व है, कविता का क्या महत्व है, और साथ में धर्म का क्या महत्व है। लोग समझते हैं कि राजनीति में लोग धर्म को नहीं मानते, लेकिन डॉक्टर कर्ण सिंह उसको मानते हैं। लेकिन इस कार्यक्रम के बारे में माने दिल से आप, माने हमारे दर्शक, यदि कुछ कहना चाहते हैं, डॉक्टर कर्ण सिंह के लिए कोई संदेश देना चाहते हैं, इस कार्यक्रम के बारे में कुछ कहना चाहते हैं, तो तुरंत अपना मोबाइल फ़ोन उठाइए और SMS करिए, ऊपर लिखिए दिल से, स्पेस दीजिए, अपना मैसेज दीजिए और उसके बाद 3636 पर हमें भेज दीजिए। हम आपका संदेश, डॉक्टर कर्ण सिंह के नाम का संदेश दिखाएंगे। आप इंतज़ार करिए, हम फिर से हाजिर होते हैं डॉक्टर कर्ण सिंह के साथ दिल से में। संगीत भी आपने बहुत कम उम्र में सीखना शुरू कर दिया। भारतीय शास्त्रीय, लोकगीत और ये रॉक म्यूजिक, तीनों चीज़ें मुझे पसंद है। बाथरी दया बन जा रहा हो, सिरे पुड़े बंगरे रा भारा हो। ब्रेक के बाद एक बार फिर स्वागत है दिल से। दिल से और डॉक्टर कर्ण सिंह, दिल से की जब बात कर रहे हैं तो एक बार फिर बचपन से बात हम फिर शुरू करेंगे, क्योंकि संस्कृति बचपन से जुड़ी है। आपकी
आपने एक तरह घुड़सवारी भी सीखी होगी, लेकिन बताते हैं कि संगीत भी आपने बहुत कम उम्र में सीखना शुरू कर दिया। जी हाँ। क्या वजह थी? मतलब कहाँ तलवार चलाना चाहिए था, पाकिस्तान के हमले हो रहे थे तो बंदूक चलाना चाहिए था, आपने संगीत कैसे साधना सीखा? संगीत देखिए ऐसा है आलोक जी कि मेरी माता जी एक छोटे गांव की रहने वाली थी, वो राजकुमारी नहीं थी। वो गांव की एक हिमाचल प्रदेश कांगड़ा ज़िले में एक छोटा सा गांव विजयपुर करके है, ब्यास नदी पे, वहाँ की रहने वाली थी। तो वो बहुत अच्छी लोकगीत गाती थी, डोगरी गीत और डोगरी भजन गाती थी। तो उनसे मैंने लोक संगीत के प्रति मेरी बड़ी आरंभ से ही बड़ी आस्था रही, बड़ा लगाव रहा और मैंने बहुत सारे गीत सीखे भी। आगे आके मैंने, आप जानते हैं, मैंने रिकॉर्ड भी किए हैं डोगरी गीत, डोगरी भजन के। मैंने 2 कैसेट बना रखे हैं। अच्छा, सीडीज खुद आपने गाया है? खुद गाया। उसके बाद पिताजी जो थे वो शास्त्रीय संगीत के मर्मज्ञ थे, स्वयं गाते नहीं थे लेकिन वो कदरदान थे। उन्होंने मुझे 10 साल की उम्र में शास्त्रीय संगीत सिखवाना शुरू किया। अच्छा। और अपने सामने बैठवा के और रियाज करवाते थे। तो शास्त्रीय संगीत मैंने उस वक्त से शुरू किया, उसमें भी मुझे बहुत लगाव हो गया। तो बाद में जब मैं सदर रियासत बना तो पंडित उमादत्त शर्मा, जो शिव कुमार शर्मा के पिताजी संतूर वाले जो हैं, वो एक अगाध समुद्र थे संगीत के, शास्त्रीय संगीत। तो आपने गायन सीखा या वादन? गायन। अच्छा, गायन। उसके फिर तीसरा जो हमारी जैसी वो गंगा यमुना, एक लोकगीत, एक शास्त्रीय संगीत। तीसरा आपको आश्चर्य होगा, कई लोगों को, हमारे दर्शकों को, मैं रॉक म्यूजिक का बड़ा मुद्दई हूँ। अच्छा। मैं कम से कम 1 घंटा वो मैजिक म्यूजिक आवर सुनता हूँ। और शुरू से जब से ये रॉक एंड रोल शुरू हुआ है, बिल हेली एंड द कॉमेट्स से लेके और डायर स्ट्रेट्स और बिली जोएल और विटनी ह्यूस्टन और ये सारे जितने पॉप सिंगर्स हैं, ये सब मुझे बहुत प्रिय। तो मुझे हर प्रकार, एक भारतीय शास्त्रीय, लोकगीत और ये रॉक म्यूजिक, तीनों चीज़ें मुझे पसंद है। तो संगीत मेरे लिए, मेरा नाम भी तो कर्ण है ना, तो कर्ण प्रधान हूँ मैं। जितने मैंने भाषाएं सीखी हैं वो सब मैंने कान से सीखी। संस्कृत मैंने कभी सीखी नहीं, आपको आश्चर्य होगा लोग, किसी स्कूल में, किसी कॉलेज में, विद्यालय कभी नहीं सीखी। लेकिन बस श्रवण करने से ही मुझे भाषाओं। लेकिन आपका सबसे प्रिय कौन सा गीत रहा है? डोगरी गीतों में से कोई एक लाइन पंक्ति सुना दे, 2 पंक्ति। बाथरी दाया बन जा रहा हो, सिरे पुड़े बंगरे रा भारा हो। ओ बाथरी दाया बन जा रहा हो, ओ सिरे पुड़े बंगरे रा भारा हो। ओ गली गली फेरे बन जा रहा हो, ओ देखे हुन कूड़ी दा नजारा हो। ओ बारे धूपड़ी ते पर छाया हो, ओ दिल समझाई करी जाया हो। क्या बात है, इसका कुछ वो अर्थ बता देंगे कि इसमें क्या कहना चाह रहे हैं? इसमें कहीं कूड़ी भी आ रही है, कुछ प्रेम भी आ रहा है, कुछ बाथरी से बंजारा आया और घूम रहे हैं, ये ऐसे फोक गीत होते हैं डोगरी इलाके के, कांगड़े के, जम्मू के। तो मुझे बहुत सारे याद है इसके, मैंने वो भी कर दिए हैं। और संगीत मेरे जीवन का एक महत्वपूर्ण अंग है। जब तक दिन में कम से कम 1-1.5-2 घंटा भजन सुनते हैं, कोई पाश्चात्य संगीत सुनते हैं, कोई ये सुनते हैं, कि हमें संगीत बहुत महत्वपूर्ण। तो आपने बताया, पूछा ना संघर्ष का, संगीत एक ऐसी चीज़ है आलोक जी जो हमेशा साथ देती है, सुख में, दुख में, घर में, विदेश में, जवानी में, बुढ़ापे में, कोई भी परिस्थिति हो तो संगीत हमेशा साथ देती है। तो इसलिए मेरे संगीत ने मेरे जीवन। तो आप अभी भी रियाज करते हैं? रियाज करते हैं, हफ्ते के 1 बार। अच्छा। शास्त्रीय संगीत, गुलाम मोहम्मद और दिलशाद अहमद आते हैं और मैं 1 घंटा रियाज करता हूँ। ये ऐसा एक घुड़सवारी भी करते रहे? घुड़सवारी तो करते रहे, घुड़सवारी से मुझे कभी शौक नहीं रहा, शिकार का मुझे कभी शौक नहीं रहा। तो कुछ हमारे भगवान की कृपा में समझता हूँ कि जो कहते थे राजा महाराजाओं के शौक हुआ करते थे, उनमें से मुझे कोई नहीं। लेकिन ये ऐसी बात नहीं है, जैसे पिताजी को संगीत का शौक था और बहुत सारे योगी भी रहे। तो एक तो ये बात है बहुत महत्वपूर्ण मेरे जीवन में। दूसरी बात मुझे ये भी कहनी है कि हमारा विवाह हुआ जब मैं 19 वर्ष का था और मेरी पत्नी 13 वर्ष की थी। तो हम इकट्ठे बड़े हुए, इम्तिहान हमने भी पास किए, उन्होंने भी हिंदी के इम्तिहान पास किए। तो वो साथ जो है भगवान की कृपा से अभी तक चल रहा है, 50 वर्ष से ज़्यादा, उससे मुझे बहुत ताकत मिली। डॉक्टर कर्ण सिंह को ताकत मिली प्रेम से, पत्नी से, संगीत से। हम इस बातचीत को जारी रखेंगे इस छोटे से ब्रेक के बाद। दिल से आप भी कुछ कहना चाहते हैं तो तुरंत
अपना मोबाइल उठाइए और SMS करिए 3636 पर। पहले लिखिए दिल से, स्पेस दीजिए और अपना संदेश भेजिए 3636 पर। हम ब्रेक के बाद फिर हाजिर होते हैं डॉक्टर कर्ण सिंह के साथ। परिवार में महारानी जी और आप दोनों ने मिलकर कैसे घर बसाया? उनका नाम है यशो राज्य लक्ष्मी जी। तो यश भी मिला, राज्य भी मिला, लक्ष्मी भी मिली, तीनों चीजें मिल गई। आपके इष्ट कौन है? स्वयं मैं भगवान शंकर का भक्त हूँ। दिल से एक बार फिर स्वागत है। हम बातचीत कर रहे हैं डॉक्टर कर्ण सिंह से, जो अभी बता रहे थे कि उनका विवाह 13 वर्ष की उम्र में हुआ। वो 13 वर्ष की थी, मैं 19 वर्ष का। हाँ, आप 19 वर्ष के थे और वो महारानी जी 13 वर्ष की थी। वो कैसा, मतलब आपके लिए वो जो शुरू की जो दास्तान है वो भी, और उसके बाद प्रेम जिसको कहना चाहिए कि परिवार का प्रेम, परिवार में महारानी जी और आप दोनों ने मिलकर कैसे घर बसाया, घरौंदा जिसको कहते हैं। हाँ, ये देखिए भगवान की कृपा रही, क्योंकि वो नेपाल की हैं और उन दिनों में नेपाल में भी परिवर्तन हो रहा था इत्तेफाक से। जैसे हमारे जम्मू कश्मीर में परिवर्तन हुआ, वैसे वो राणा परिवार की थी, तो राणा परिवार में भी परिवर्तन हुआ, आपको याद होगा 50 में ही। फिर आ गई वहाँ दिल्ली और एक हमारा वो हो गया विवाह। लेकिन भगवान की कृपा से बहुत लाभ हुआ मुझे। उनका नाम है यशो राज्य लक्ष्मी। तो यश भी मिला, राज्य भी मिला, लक्ष्मी भी मिली, तीनों चीज़ें मिल गई विवाह के साथ ही जो है। विवाह के साथ ही। तो इसलिए नहीं, ऐसा है कि फिर लेकिन लक्ष्मी उसके बाद सबसे पहले बेटी हुई ना आपको? फिर बेटी हुई ज्योत्सना, तो वो बेटी हुई, फिर 2 बेटे हुए। तो दिल्ली आने से पहले, दिल्ली हम आ गए थे 67 में इंदिरा जी की मंत्रिमंडल में। तो दिल्ली आने से पहले हमारा परिवार जो अपना था, वो एक बेटी 2 बेटे वो पूरे हो गए थे। पत्नी आई या बेटी आई, तो जैसे पहले तो होता था ना, बेटा पहले हो, और बेटी होने पर भी आज जश्न तब भी वैसे हुआ बेटी होने पर? वो माँ जी तो नहीं, माँ जी ने नहीं किया जश्न वैसे, क्योंकि वो ज़रा थोड़े पुराने विचार के थे। हमने तो बड़ी अच्छी तरह से किया। बच्चों के लिए आप टाइम दे पाते थे तब? देता था। मैं बहुत छोटे थे जब मैं मंत्री बन गया था, तो मैं आमतौर पे लंच के लिए, दिन के खाने के लिए, शत्रु हैं एक विक्रमादित्य, पहले विक्रमादित्य अजातशत्रु दोनों हैं, 1.5 साल का फ़र्क है इनमें। तो ज्योत्सना तो फिर सनावर चली गई थी, छोटे बच्चे यहीं पले इसी घर में। तो समय मैं हमेशा देता रहा जहाँ तक संभव हो सके। तो लंच पे मैं घर आता था और बच्चों के साथ खाना खाने के। लेकिन उन दिनों में ज़रा थोड़ा व्यस्त अधिक था, क्योंकि मंत्री होने के कारण। लेकिन क्या उनको भी जैसे गीता का ज्ञान, आपका संगीत या संस्कृति के बारे में आपने बच्चों को भी, क्योंकि आधुनिक और दिल्ली में आना, देखिए अपनी पीढ़ी की बात होती है, उनको अपना शौक़ है, कोई इतना शायद शौक़ नहीं है। ज्योत्सना तो जैसे मैंने कहा फ़िलासफ़ी में PhD की है, तो ज्योत्सना को एकेडमिक्स का, पढ़ाई लिखाई का ज़्यादा शौक़ है। विक्रमादित्य तो पोलो खेलते थे रिसेंटली तक, और हिमाचल में एक तारागढ़ पैलेस होटल है, वो माँ जी की जो जगह थी उसको चला रहे। अजातशत्रु तो राजनीति में थे, मंत्री रहे 6 वर्ष, और वो हरिनिवास पैलेस होटल जो हमारा जम्मू में है उसको चला रहे हैं। लेकिन आप जिस तरह से कांग्रेस की राजनीति में रहे, महाराजा रहे, आप विदेश में, बल्कि सही माने में तो कुछ हफ्ते बचपन में, मैंने आपका जन्म तो फ्रांस में हुआ मेरा, ये इत्तेफाक से। लेकिन मैं 6 महीने का था। लेकिन फिर आपको हिंदू धर्म के प्रति कैसे इतना लगाव? संस्कृत आपने कहा आपने सीखी नहीं, और अपने आप संस्कृत। हाँ, अब क्या बताएं, जैसे मैंने कहा पहले तो माँ जी, क्योंकि वो पूजा पाठ करते थे, तो पूजा के कमरे में ले जाते थे बचपन में मुझे, और चरणामृत देते थे, और ये भजन वगैरह से। तो आपके इष्ट कौन है? लेकिन मेरे देखिए पारिवारिक इष्ट तो श्री राम हैं, क्योंकि हम रघुवंशी हैं, हमारा रघुनाथ मंदिर है। लेकिन स्वयं मैं भगवान शंकर का भक्त हूँ। अच्छा। और उन्हीं को इष्ट मानता हूँ, और उन्हीं की हमने मंदिर भी बनाए हैं। नटराज जो है विशेषकर, जो आप जानते हैं, जो नटराज का रूप है,
शंकर का नृत्यावसाने नटराज रायो ननाद धक्काम नवपंजवारम उद्धर्तु कामान सनकादि सिद्धान एतत् विमर्शे शिवसूत्र जान। मैंने आधुनिक भारत में आपकी दृष्टि धर्म के प्रति वैसी है, लेकिन कट्टरपंथी नहीं है। बिल्कुल नहीं, मैं तो अंतरधार्मिक जो इंटरफेथ मूवमेंट है उसमें मैं 30 वर्ष से सक्रिय हूँ। ये ऐसी मुहिम है, ये ऐसा अभियान है कि अलग अलग धर्मों के लोगों को इकट्ठा बैठा के और वार्तालाप करें, एक दूसरे को समझने का प्रयत्न करें। मैं तो एक मुस्लिम बहुमत राज्य से आता हूँ, तो मुसलमानों के साथ तो बचपन से ताल्लुक़ रहा, और जहाँ हम अपने मंदिरों में जाते थे वहाँ हम मखदूम साहब भी हाज़िरी भरते थे, चिरारे शरीफ भी हाज़िरी भरते थे, बाबा ऋषि भी भरते थे। दरबार साहब जो हैं, हमारा परिवार सिख महाराजा रंजीत सिंह जी की वजह से उभरा, तो दरबार साहब में भी वैसे ही श्रद्धा है। तो स्कूल हम गए सबसे पहले तो कॉन्वेंट स्कूल में गए। तो एक ये जो इंटरफेथ हमारे समझिए जीवन के साथ साथ ही चलता रहा। तो अपने धर्म में स्थित होते हुए भी हमारे यहाँ देखिए वेदों में कहा है एकम सत विप्रहा बहुधा वदंती, सच्चाई एक है, उसे कहने या समझने के अलग अलग मार्ग हैं। तो भारतवर्ष एक बहुधर्मी बहुआयामी, लेकिन धर्म प्रेम सिखाता है, धर्म प्रेम टकरावट सिखाता, धर्म प्रेम सिखाता है, अगर उसकी सही अनुभूति और अभिव्यक्ति हो। उसी धर्म को अगर मोड़ दिया जाए गलत, तो उसमें फिर रूढ़िवाद आ जाता है, उसमें आतंकवाद आ जाता है। देखिए इस्लाम के नाम के ऊपर किस प्रकार से आतंकवाद हो रहा है। हालांकि कोई ये मकसद इस्लाम का नहीं, बल्कि अल्लामा इकबाल ने कहा है खुदी को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे बता तेरी रज़ा क्या है। खुदी की बुलंदी को ही तो हम योग कहते हैं, जो आंतरिक शक्ति को बढ़ाना, उसको खुदी की बुलंदी कह सकते हैं। तो अगर आप देखें तो हर एक धर्म में ये चेतना का उभारना, ये एक मूल विचार और मूल प्रयत्न। लेकिन आपका रहस्य क्या है? 50 वर्ष राजनीति में सक्रिय रहने वाले शायद दुनिया के एकमात्र आप नेता होंगे। ऐसी बात भगवान शंकर की कृपा समझिए, और क्या बताऊं। लेकिन समय का अगर सही प्रयोग किया जाए ना आलोक जी, तो बहुत कुछ कार्य निकल सकता है। ज़्यादा भी कार्य नहीं करना चाहिए, वर्कaholic भी नहीं बनना चाहिए। कुछ लोग ऐसे हैं कि जो इतना कार्य का भार ले लेते हैं कि फिर वो दब जाते हैं। हमने वो नहीं कभी होने दिया। कार्य करते हैं डट के, लेकिन कार्य से कभी दबने नहीं दिया अपने आप को। तो मैंने परिवार सबसे बड़ी ताकत है। परिवार है, पूजा करता हूँ 1 घंटा रोज़ सुबह, तो उससे शक्ति मिलती है। शाम को, रात को 15 मिनट। और वैसे जीवन ही एक प्रकार की पूजा है। यत यत कर्म करोमि तत्तत् अखिलम शंभोतव आराधनम। जो भी कार्य करना हो, अगर एक समर्पित और संकल्पित दृष्टिकोण से किया जाए, तो वो स्वयं में एक साधना बन जाती है। तो दिल से डॉक्टर साहब ने कहा है, डॉक्टर कर्ण सिंह ने कहा है कि जो कुछ संकल्प करें, अपने को संयमित रखें, और उसके बाद भी समाज के लिए, देश के लिए बहुत कुछ कर सकते हैं। आपसे डॉक्टर साहब बहुत प्रेरणा मिलती है। 50 वर्षों में समाज को, देश को प्रेरणा मिली है, और उम्मीद करते हैं अब तो ये साल राष्ट्रपति के चुनाव का है, कुछ ऐसा जैसे आपने प्रार्थना की है, आपने संकल्प किया है, कुछ ऐसे शीर्ष पद पर भी आप जैसे लोग हों। आपने इस कार्यक्रम में हिस्सा लिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। दिल से कार्यक्रम यहीं समाप्त होता है। अगली बार फिर एक नए मेहमान के साथ। ऐसी हस्ती कम होती है, लेकिन दिल से बात करने के लिए आपके साथ हाजिर होंगे। नमस्कार, धन्यवाद। भैया तो ज़्यादा अब इसमें श्रृंगार में न पड़िए, अब आप चलिए आगे बात कीजिए। एक एक विषय जो आप उठा रहे हैं बहुत लंबे चौड़े विषय हैं, इसमें तो थोड़ा सा टच ही कर सकते हैं चलते चलते। अब देखते हैं, आप जरा चेक कर लीजिए कि मंगलवार को मैं अंदर बाहर आता हूँ। प्रसन्न हो, ये बड़े प्रसन्न लग रहे हैं।